अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमरात। रिसेंटली हम पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कंडक्ट किए गए तैमूर एयर लॉन्च स्टेल्थ क्रूज मिसाइल का तजर्बा देख चुके हैं, लेकिन जब से इसका टेस्ट हुआ है तो इंडियन साइड पर एक नैरेटिव रन किया जा रहा है कि तैमूर मिसाइल अपने टारगेट को मिस कर गया इस पूरी वीडियो के दौरान, और एक पर्टिकुलर स्क्रीनशॉट लेकर उसे बहुत ही ज्यादा प्रोलिफरेट किया जा रहा है। हम उसको लॉजिकली डिस्कस करेंगे कि मिसाइल सिस्टम्स किस तरह काम करते हैं, चाहे वो तैमूर हो एयरफोर्स का या आर्मी का फतह सीरीज के रॉकेट सिस्टम या फतह 4 क्रूज मिसाइल। फिर उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि जिस मिराज एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से, उस पर कुछ ऐसी चीजें देखी गई हैं, कुछ ऐसे सेंसर्स देखे गए हैं जो जेटन-सी और ब्लॉक 3 स्टैंडर्ड के हैं। यानी कि इन 50 साल पुराने मिराज एयरक्राफ्ट की जान पाकिस्तान एयरफोर्स जल्दी नहीं छोड़ने वाली जो हालात लग रहे हैं। अब अगर पहले सेक्शन को डिस्कस करें जहां इंडियन साइड पर ये बात की जा रही है, ये कुछ ट्वीट्स भी आप उनके देख सकते हैं, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो ये बात कर रहे हैं, और ये स्क्रीनशॉट भी कि पाकिस्तान का जो तैमूर मिसाइल है अपने डेजिग्नेटेड टारगेट को हिट नहीं कर पाया और इस पर्टिकुलर दायरे से बाहर गिरा। तो इसके लिए आपको सिंपल सी एक चीज समझनी होगी जिसे CEP कहा जाता है, सर्कुलर एरर प्रोबेबल। इसको आप समझें इस पर्टिकुलर सर्कल में जहां एक टारगेट मौजूद है, और CEP का मकसद ये होता है कि फर्ज करें एक मिसाइल की CEP है 10 मीटर, तो अपने टारगेट से वो 10 मीटर दाएं बाएं आगे पीछे गिर सकता है, लेकिन मिसाइल का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि वो 10 मीटर दाएं बाएं गिर भी जाए बट स्टिल टारगेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। और टारगेट को टेस्ट करने के दौरान 2 से 3 दायरे, नॉर्मली पाकिस्तान अपने मिसाइल टेस्ट में 3 सेपरेट सर्कल्स बनाता है, और ये 3 सर्कल बनाने का मकसद ये होता है कि मिसाइल की एक्यूरेसी या उसकी CEP को जांचा जाए। CEP जितनी कम होगी समझ लें मिसाइल की एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर हम क्रूज मिसाइल्स की बात कर लें तो पाकिस्तान का जो फतह 4 क्रूज मिसाइल है और इवन तैमूर और रात क्रूज मिसाइल्स, इनकी CEP 2 से लेकर 4 मीटर के दरमियान होती है। अगर ये अपने इंटेंडेड टारगेट से 2 से 4 मीटर दाएं बाएं गिर भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब टारगेट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि जब एक मिसाइल या वेपन सिस्टम 450 से 500 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर रहा है तो वो कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है अपने टारगेट को, चाहे वो उससे थोड़ी सी साइड पर गिरे। लेकिन अगर इस पिक्चर को देखें जो इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा फैलाई जा रही है, तो मैं इससे पहले आपको स्मैश मिसाइल का टेस्ट दिखाना चाहूंगा जहां आपको टारगेट के अराउंड 3 सर्कल्स देखने को मिलेंगे। इसी तरह अब आ जाए आप तैमूर मिसाइल के टेस्ट पर। यहाँ कैमरे का एंगल इस तरह है और इसे जूम किया हुआ है कि जो आपका पहला सर्कल है जो टारगेट के सबसे ज्यादा करीब होता है बस वही दिखाया जा रहा है, और मिसाइल उस लाइन के बहुत करीब आके इम्पैक्ट क्रिएट करता है जो कि इसकी एक्यूरेसी को ऑलरेडी वैलिडेट कर देता है। फिर इसके साथ साथ आप इंडिया के ब्रह्मोस मिसाइल का भी ये पर्टिकुलर सीन देखें जहां इंटेंडेड टारगेट से थोड़ा सा दूर ब्रह्मोस मिसाइल गिर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो टारगेट मिस कर गया है। ये CEP के चलते मिसाइल चूंकि मैनूवर्स भी कर रहे होते हैं प्लस दूसरे टेक्निकल रीजंस भी होते हैं, और 100% एक्यूरेसी अचीव नहीं की जा सकती, वो भी इतनी ज्यादा लॉन्गर रेंजेस पर, जिसकी वजह से सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी का फिनोमेना यहाँ देखने को मिलता है। तो ब्रह्मोस अगर यहाँ से थोड़ा सा दूर भी कर रहा है बट स्टिल वो अपने टारगेट को इजीली डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो पर्टिकुलर नैरेटिव या प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, ये शायद वही लोग इस पर यकीन करेंगे या वही लोग फैला रहे हैं जिनको बेसिक फिजिक्स का भी नहीं पता, या उन्हें एक पर्टिकुलर मशीन की बेसिक वर्किंग का भी नहीं पता कि वो किस तरह काम करती है, और बेसिक फिजिक्स या जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं वो किस तरह अनफोल्ड होते हैं। बहरहाल अब अगर आप इस पर्टिकुलर मिराज एयरक्राफ्ट को देखें जिसने ये वेपन डिलीवरी की है, जिस पर ये तैमूर मिसाइल लोड किया गया, तो इसके वर्टिकल स्टेबलाइजर पर आपको कुछ सेंसर्स देखने को मिलेंगे। इस पर्टिकुलर मिराज एयरक्राफ्ट पर आपको एक्स्ट्रा मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम या इनहेंस्ड मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम प्लस रेडार वार्निंग रिसीवर लगे हुए नजर आएंगे, और नीचे की तरफ एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि ये वो मिराज एयरक्राफ्ट है जो पाकिस्तान ने इजिप्ट से खरीदे थे, 2019 में ये बात चल रही थी कि पाकिस्तान इजिप्शियन मिराज 3 फॉरस एयरक्राफ्ट खरीदेगा। जैसे पाकिस्तानी मिराजेस को रोज प्रोग्राम के तहत अपग्रेड किया गया था, इसी तरह जो इजिप्ट ने अपने मिराजेस अपग्रेड किए थे उस प्रोग्राम को वॉरस कहा जाता है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो वाला मिराज एयरक्राफ्ट है, और जो इस पर मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम नए लगे हुए नजर आ रहे हैं ये सेम वैसे ही हैं जैसे पाकिस्तान एयरफोर्स के J-10Cs और GF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर इंटीग्रेटेड नजर आते हैं। सो ये वो टेक्नोलॉजी है जो डायरेक्टली ड्राइव की गई थी J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट से। सो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि मिराज बेशक 50 साल पुराने हैं, लेकिन जितना संभाल के पाकिस्तान एयरफोर्स ने
रखा है और इनकी मेंटेनेंस जितनी टॉप क्लास रही है उसकी वजह से ये आज भी हर किस्म के मॉडर्न थ्रेट को ना सिर्फ काउंटर कर सकते हैं बल्कि इवन दुनिया के किसी भी सोफिस्टिकेटेड नेक्स्ट जनरेशन वेपन डिलीवरी को भी परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम है और रेडार वार्निंग रिसीवर है, ये काम किस तरह करते हैं? अगर इन मॉडर्न मॉस और रेडार वार्निंग रिसीवर्स की बात करूं तो ब्लॉक 3 और जेडनसी पर जो ये सेंसर्स लगाए गए हैं ये इनके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का हिस्सा है। और अगर एयरक्राफ्ट पर कोई IR बेस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम किसी फाइटर जेट की तरफ से या एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से फायर किया जाता है तो उसके IR सिग्नल्स को डिटेक्ट करता है मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम, जो कि पायलट को वार्निंग इशू करता है और फिर पायलट के पास टाइम होता है कि वो उस मिसाइल को काउंटर कर सके और अपने एयरक्राफ्ट को बचा सके। और ये जो मॉडर्न सेंसर्स हैं जो जेडनसी, ब्लॉक 3 और अभी इवन मिराजेस पर भी नजर आ रहे हैं, ये 360 डिग्री की कवरेज देते हैं, प्लस इनकी रेंज भी काफी ज्यादा इनहेंस्ड है बजाय कि जो पुराने मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम और सेंसर्स पाकिस्तान यूज कर रहा था। प्लस जो रेडार वार्निंग रिसीवर होता है वो आपको वार्निंग तब देता है जब दुश्मन का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का रेडार या फाइटर एयरक्राफ्ट का रेडार लॉक कर लेता है। तो जो लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है उनके खिलाफ भी अब ये मिराज एयरक्राफ्ट ज्यादा बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस कैरी करते होंगे, जिसकी वजह से पायलट अब वैसा ही एक्सपीरियंस कर सकता है जैसे एक GF-17 ब्लॉक 3 में बैठा पायलट एक्सपीरियंस कर रहा होगा। सो ये एक बहुत ही ज्यादा नई चीज थी जो मैंने देखी कि पाकिस्तान ने इतने ओल्ड मिराजेस में भी 4.5 प्लस जनरेशन के स्टैंडर्ड का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट इनकॉर्पोरेट किया है, जो कि दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। और इसके बाद अब मिराज एयरक्राफ्ट की कैपेबिलिटीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये वो एयरक्राफ्ट है जो बहुत ही ज्यादा लो लेवल फ्लाइंग बहुत ही ज्यादा स्टेबिलिटी के साथ कर सकता है। ऑलरेडी ये अपनी काबिलियत 2019 में इंडिया के डिफेंस सिस्टम्स को पेनिट्रेट करते हुए दिखा चुका है पूरी दुनिया को, और अब इसमें जिस किस्म का इक्विपमेंट पाकिस्तान लगा रहा है उससे ये और ज्यादा डेडली हो चुका है। दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।